फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी मीन्स वंध्यत्व, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे ऑटो रिक्शा के पीछे, गाड़ियों के पीछे, रोड के साइड्स में बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे जिन पे IVF सेंटर्स के एड्रेस बड़े बड़े लेटर्स में लिखा होता है। क्यों कर रहे हैं इनका इतना ज्यादा एडवर्टाइज IVF सेंटर्स का? क्या वजह है कि नेचुरल, आप समझ सकते हैं, नेचुरल जो चीजें नहीं हो रही हैं अब वो एक आर्टिफिशियल तरीके से लोग कर रहे हैं। मीन्स आप ये बात समझ सकते हो कि इनफर्टिलिटी का जो लेवल है वो कहाँ पहुंच गया है। डे बाय डे इसके जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर करने वाली हूं मैं कि इनफर्टिलिटी के लिए कोई एक सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मीन्स हस्बैंड वाइफ में ऐसा नहीं है कि एक फीमेल की वजह से ही बच्चे नहीं हो रहे हैं। फीमेल अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनफर्टिलिटी दो तरह की होती है, एक फीमेल इनफर्टिलिटी होती है, एक मेल इनफर्टिलिटी होती है। बहुत से केसेस में हम ये देखते हैं कि फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट मेल को प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगर बच्चा चाहिए है और स्वस्थ बच्चा चाहिए है तो मेल और फीमेल दोनों के ही इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर से ये पता लगाया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति जैन फ्रॉम दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान। फीमेल में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण है फीमेल इनफर्टिलिटी का वो है ओवेरियन सिस्ट, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। अब इनफर्टिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि सिस्ट का साइज कितना है। सेकंड आता है आपका यूटेराइन प्रॉब्लम, मतलब अगर आपकी बच्चादानी में यूटरस के अंदर पॉलिप फॉर्म हो गए हैं, फाइब्रॉइड फॉर्म हो गए हैं, उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। फैलोपियन ट्यूब्स, जो नलियां गर्भाशय के दोनों तरफ से आती हैं, उनमें बेसिकली फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन की एक प्रोसेस होती है कि स्पर्म्स और ओवम का रिएक्शन होता है, वो मिलते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, बंद है, तो कंसेप्शन नहीं हो पाएगा और अगर होगा भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देन प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो सकती, फाइनली इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। इसके बाद कुछ STI डिसीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं, उनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। इन केस ऑफ थायराइड पेशेंट हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तब भी इनफर्टिलिटी के केसेस देखने में आते हैं। PID, pelvic inflammatory disease is also include this problem। अगर ये सारी चीजें मिलती हैं तो उन सभी केसेस में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते ही जाते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा नॉर्मल और कॉमन कॉज देखने में आ रहा है इनफर्टिलिटी का, कि आप बहुत ओवर एज में शादी कर रहे हैं। अगर फीमेल की ओवर एज में शादी होती है, अब 30 के या 35 होती है, तो जो ओवेरियन रिजर्व होता है, AMH लेवल डे बाई डे कम हो जाता है। मीन्स जो क्वालिटी ऑफ जो एग है वो बिल्कुल खत्म होती जाती है, इवन कम होती जाती है। तो जो फर्टाइल फैक्टर है डेफिनेटली कम हो जाएगा और कंसेप्शन नहीं होता, फाइनली इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। इनफर्टिलिटी के लिए दो और भी कारण है जो रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट, ओबेसिटी, आपका बढ़ता हुआ वेट। अगर वेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। पहले हमने डिस्कस किया कि डायबिटीज आ रही है बढ़े हुए वेट की वजह से, हाई BP हो रहा है, थायराइड हो रहा है, अब इनफर्टिलिटी भी। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो और अगर प्रॉब्लम रखते हो ये कि भाई इनफर्टिलिटी है, कंसीव नहीं हो रहा है, सबसे पहले अगर आप ओबीज हो तो वो बोलेंगे वेट रिड्यूस करो। सेकंड, स्मोकिंग। मेल स्मोकिंग करता था बट आजकल फीमेल मेल से ज्यादा स्मोकिंग कर रही है, इवन चेन स्मोकर है, और स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ी वजह है इनफर्टिलिटी की। फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट जो आपको कारण बता रही हूँ इनफर्टिलिटी का, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेगनेंसी जहां पे ग्रो करनी चाहिए वहां ना होके वो ट्यूब में ही फर्टिलाइज होने के बाद वहीं पर
कंटिन्यू होने लगती है, तो उससे क्या होता है कि ट्यूब बर्स्ट होने का डर रहता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए ट्यूब में, बट बाद में वो यूट्रस की बॉल में जाके इम्प्लांट होता है, देन वहां पे ग्रो करता है फीटस। बट इस केस में ट्यूब में ही सारी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है, तो वर्स्ट होने की वजह से डॉक्टर सजेस्ट करता है कि फैलोपियन ट्यूब्स को निकाल दो, क्योंकि पेशेंट के जान के लिए खतरा है। अब क्या हो गया कि हमारे यूट्रस के दोनों साइड एक एक ट्यूब है। अब आपकी एक ट्यूब निकाल दी है, आपके पास सिर्फ एक ही ट्यूब है जहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इस केस में 50% चांसेस यही खत्म हो गए हैं आपके, क्योंकि एक बार ओवम इस ट्यूब में आएगा, एक बार ओवम इस ट्यूब में आएगा, और अगर आपको स्पर्म मिलता है देन फर्टिलाइजेशन होगा। बट अब आपके पास चांसेस 50% है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% इनफर्टिलिटी होगी, बट चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपके पास एक ही ट्यूब है। फ्रेंड्स, अभी हमने बात की फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या हैं, किस वजह से मेल में इनफर्टिलिटी होती है। फर्स्ट, अगर आप स्पर्म्स का एनालिसिस कराते हो, रिपोर्ट कराते हो, तो उसमें एक जो फर्स्ट कारण मिलता है वो है ओलिगोस्पर्मिया। जो सीमन है उसमें स्पर्म्स की क्वांटिटी कम है। करोड़ों में जब स्पर्म्स आते हैं तो एक फर्टिलाइज होता है, बट अगर उनकी क्वांटिटी ही कम होगी तो जो लाइव और जो एक्टिव स्पर्म्स है उसकी एक होप कम हो जाती है। फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड है एंजियोस्पर्मिया। जब आप एनालिसिस कराते हो, सीमन में स्पर्म्स है ही नहीं, तो ऐसा मेल पर्सन 100% इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसकी वजह से फिर कंसेप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ओवम तो है आपके पास पर स्पर्म ही नहीं है सीमन के अंदर। अगर स्पर्म्स नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो जीरो हो जाता है। थर्ड है इसका जेनेटिक। पेरेंट्स से कई बार बच्चों में मींस लड़के में ये प्रॉब्लम आएगी कि स्पर्म्स काउंट या तो कम हो रहे हैं या है ही नहीं, आइदर उनमें मोटिलिटी नहीं है, टेल नहीं है, मूव नहीं कर रहे हैं वो, तो फर्टिलाइजेशन की होप नहीं होती है। इसके बाद आती है बहुत सारी डिसीजेस की वजह से भी जो काउंट ऑफ स्पर्म्स है, मोटिलिटी है, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं, लाइक डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसीज। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से मेल में इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। इसके अलावा टेस्टिकुलर ट्रॉमा मीन्स किसी एक्सीडेंट की वजह से टेस्टिस में चोट आ गई है, या वेरिकोसील। थर्ड है आपका हार्मोनल प्रॉब्लम्स। फोर्थ है आपका अगर बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल ले रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे HIV वगैरह, इन सारे केसेस में भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ जब डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके अकॉर्डिंगली एक IVF का सारा प्रोसेस कराना, मींस ओवम का साइज बढ़ाने से लेके, फॉलिकुलर स्टडी से लेके, IVF की प्रोसीजर से लेके, मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज होती है ये। और IVF कराने के बाद जरूरी नहीं फर्स्ट टाइम में ही, हो सकता है 2 बार कराना पड़े, और आपका जो मनी है वो एक प्रोसीजर में कितना जाता है वो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। फ्रेंड्स, बात यहाँ ये नहीं है कि चीज़ें गलत हैं, बट यह है कि अगर हम नेचुरल वे से चीज़ों को तरीके से करें, हर चीज़ का ध्यान रखें, हमारी हेल्थ का, हमारे रूटीन का, हमारे खाने पीने के तरीकों का, लाइफ स्टाइल अगर हम ठीक करते हैं तो हमें आर्टिफिशियल प्रोसीजर की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। हम नेचुरल तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, पहले भी बच्चे होते थे, नॉर्मल हो जाते थे, 1000 में एक केस आता था कि यार इस लेडी को बच्चा नहीं हो रहा, कि ये बांझपन का शिकार है। बट आज आप देखो कि केसेस का जो लेवल है वो कहाँ है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी थी, रूटीन अच्छा था, हरी सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं,
नींबू ले रहे हैं, विटामिन सी जो होता है वो फर्टाइल फैक्टर बढ़ाता है, पालक ले रहे हैं, फॉलिक एसिड है, टमाटर ले रहे हैं, फॉलिक एसिड है, आपको अलग से नीड नहीं है इन सब चीज़ों की। टाइम से खाना, टाइम से सोना, पूरा फिजिकल वर्कआउट करना। आयुर्वेद का एक सब्जेक्ट है अष्टांग संग्रह, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, आप उसको पढ़ो, उसमें एक एक चीज का उल्लेख है, कैसी आपकी दिनचर्या होना चाहिए, सुबह से लेके शाम तक कब कब क्या क्या किस टाइम खाना है, कैसे खाना है, किस पोजीशन में बैठ के खाना है, ऋतुचर्या कैसी हो, रात्रिचर्या कैसी हो, किस ऋतु में कौन सा फल खाना है, जितने फ्रूट्स आ रहे हैं, जितनी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, सारे उनको आर्टिफिशियल इंजेक्शन दे के उनमें केमिकल आ रहे हैं। हर टाइम फ्रूट आ रहा है, फ्रूट आ नहीं रहा, फ्रूट ला रहे हैं, और जो हम ले रहे हैं वो 100% बेकार है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल है, हाइब्रिड है वो। तो उस वजह से हमारे अंदर वो गलत केमिकल्स अंदर जा रहे हैं और उनको हम वेयर कर रहे हैं। जो सीजनेबल सब्जियां हैं, सीजनेबल फ्रूट्स है, कच्चा है, बॉइल्ड है, उनको खाओ, ना कि जंक फूड प्रेफर करो आप। टोटली मैदा है। एक एलोपैथिक डॉक्टर ये कभी नहीं मानेगा कि बढ़ी हुई गैस भी फर्टिलिटी को खत्म करती है, फर्टाइल फैक्टर कम करती है। पर मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपसे बोलूंगी, अगर अपान वायु का दोष होगा, 5 प्रकार की वायु का उल्लेख है, बट अगर अपान वायु का दोष होगा तो वो आपके ओवम को डिस्ट्रॉय करती है, टू मच गैस बनाएगी। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो, फर्टिलाइज फैक्टर कम हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब है आयुर्वेद ने पूरा और पूरा ये फोकस करा है कि हो सके तो प्रॉपर रूटीन करो, अपना हर चीज का ध्यान रखो, किस ऋतु में क्या खाना है, कैसी पोजीशन में बैठ के आपको खाना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए, किस दिशा में लेटना चाहिए, सारी चीजों का उल्लेख है अष्टांग संग्रह में। तो दिनचर्या का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, मेटाबॉलिज्म सुधारनी है हर कंडीशन में, नेचुरल चीजों को एक्सेप्ट करें, उन्हीं को ही खाएं। इसके अलावा जितना हो सके रिलैक्स माइंड में रखें। इसके लिए उन्होंने बोला है मानसिक चिकित्सा सत्वाजय का उपयोग करें, सात्विक भोजन और सत्वाजय को धारण करो। उसी को ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस नहीं होता ना, पहले देखते थे कि लोग नहीं हुआ शादी के बाद बच्चा, 8-8, 10-10 साल बाद जब उनका मेंटल सेटलमेंट आ रहा है, बच्चे हो रहे हैं। तो लास्टली यही कहना चाहूंगी, नेचुरल तरीके आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं, तो इनको प्लीज एक्सेप्ट करो। आयुर्वेद में विरेचन का भी प्रोसीजर बताया गया है कि अगर हम विरेचन प्रोसीजर कर देते हैं तो आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी, अच्छी तरह से डिटॉक्सीफाई हो जाएगी, और आपके सारे दोषास भी मोस्ट प्रॉब्ली निकल जाते हैं, और डेफिनेटली आप वो चाहोगे, जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो हेल्पफुल रहेगी। यदि आप इस प्रॉब्लम से परेशान हो तो आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं, या आप मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान, 468/1 शिवाजी मार्केट, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034।